बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था बिजनेस लॉ का, और हमने अंडरस्टैंड किया था कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो हमें 5 एरियाज नज़र आ रहे थे: इंट्रोडक्शन, लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, निगोशिएबल और कुछ मॉडर्न लॉज। और फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट से आगाज भी किया था थोड़ा सा पढ़ना। फिर हमने पेपर का पैटर्न देख लिया था कि भाई 15% MCQs आ रहे होंगे, 30 to 35% स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे होंगे, और 50% जो है वो हमारे केस स्टडीज आ रहे होंगे। और फिर हमने इनको वो जो 5 सिस्टम थे उनके साथ वेटेज को भी कुछ थोड़ा सा लिंक करके देख लिया था कि कैसे हमारे पेपर का वेटेज चल रहा था, ताकि हमें पता चले यार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लेके चलना है। फिर ये सारी बातें डिस्कस करके हमने थोड़ा सा लीगल कॉन्ट्रैक्ट को भी देख लिया था कि भाई बिफोर ब्रिटिश रिजीम क्या हो रहा था। मुसलमान अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने रिलीजियस कंटेंट के मुताबिक चल रहे थे, और जो दूसरा बड़ा रिलीजन यहाँ मौजूद था वो हिंदू थे, तो वो अपने मुताबिक चल रहे थे। लेकिन फिर ब्रिटिश आ गए, उन्होंने आकर अपना लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंप्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद फिर जंग आज़ादी शुरू हुई, हम आज़ाद हो गए 1947 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद होने के बाद हमें चाहिए था हम वापस चले जाते, लेकिन हम वापस नहीं गए। हमने भी इसी लॉ को अडॉप्ट कर लिया, और इवन उधर इंडिया ने भी इसी लॉ को अडॉप्ट कर लिया। तो अब दोनों ममालिक इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई माइनर अमेंडमेंट कर लेते हैं अपने अपने मुताबिक। अब यहां से हम बाकायदा आज आगाज करते हैं अपने सिलेबस का। हमने कल भी बात की थी कि हम कोई छोटी सी स्टोरी क्रिएट करके कॉन्सेप्ट उसके गिर्द ले लिया करेंगे, ताकि चीज़ें हमें याद करना आसान हो जाएंगी, समझना आसान हो जाएंगे। मिस्टर कामरान जी और मिस्टर नोमान। मिस्टर कामरान का एक घर है जो कि ये फरोख्त करना चाहता है। इसने मिस्टर नोमान को पूछा है, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? क्या तुम मेरा घर 1 करोड़ रुपए का खरीदना चाहते हो? अब आम जिंदगी में हम ऐसे ही कर रहे हैं ना। अगर कोई चीज बेच रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, कभी मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, ऐसे ही होता है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? नोमान ने थोड़ा मशवरा किया, थोड़ा जो सोचना था, किसी से मशवरा करना था, उसके बाद उसने कहा, आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 मिलियन। जी मैं 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना चाहता हूं। अब ये आम जिंदगी में हमारी होने वाली ट्रांजैक्शन है, लेकिन अब हम इसे लॉ की नजर से देखने लगे हैं। वो आदमी जिसने ये बात शुरू की थी उसको लॉ में हम क्या कहते हैं? ऑफरर। क्या कहते हैं? ऑफरर, जिसने बात शुरू की थी। और ऑफरर का डिफाइन अगर कर लें तो क्या हो गया जी? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। ऑफरर का दूसरा नाम क्या है? प्रोमिजर। प्रोमिजर किसे कह रहे हैं? द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। अच्छा जी। और जिस बंदे को ऑफर करवाई गई है उसको क्या कह रहे हैं? ऑफरी। ऑफरी को कैसे डिफाइन करेंगे? द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजिंग। तो 2 पार्टीज आ गई, एक प्रोमिजर और एक प्रोमिजी, या ऑफरर ऑफरी। तो सेलर कौन होगा? ऑफरर। ये बात मैंने कही है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तो इसके रिवर्स में क्या बात कही है? जो बंदा आगाज करेगा, सेलर नहीं। हो सकता है नोमान कहता कि यार आपने घर बेचना है। जो इनिशिएट करेगा ना ट्रांजैक्शन में, वो बनेगा ऑफरर या प्रोमिजर, और जो उसके रिस्पॉन्स में जवाब देगा
वो ऑफरी या प्रोमिस। तो सेलर एंड बायर के एंगल को नहीं देखना, बल्कि जो इनिशिएट करेगा बात को। तो यहां क्या हुआ, कामरान ने पूछा है कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million। ये भी हो सकता था नोमान पूछ रहा था, वुड यू लाइक टू सेल योर हाउस फॉर ₹10 million। अगर नोमान बात का आगाज करता तो फिर नोमान ने क्या बन जाना था। इसका मतलब है ऑफरर और ऑफरी को हम सेलर एंड बायर के साथ अटैच नहीं करते, बल्कि जो बात को इनिशिएट करेगा, जो बात को शुरू करेगा, वो कौन बन जाएगा, ऑफरर। और ऑफरर किसे कह रहे हैं, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। क्लियर हो गई बात। और जिस चीज के बारे में बात हो रही है, यहां घर के बारे में बात हो रही है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्ट मैटर। दूसरा नाम इसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज के बारे में बात हो रही है। आप किसी से कहते हैं यार आपने अपना मोबाइल बेचना है, आप कौन बन गए, ऑफरर। जिसको कह रहे हैं वो क्या बन गया, और मोबाइल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर। ठीक है ना। अच्छा जनाब, ऑफरर इज वन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर, ऑफरी इज वन हु एक्सेप्ट द ऑफर। अच्छा जनाब, अब लॉ जो है ना वो बात हमेशा कंप्रीहेंसिव किया करेगा, क्योंकि लॉ अल्फाज से चलना है। लॉ के बारे में हम एक बात कहते हैं, लॉ इज ब्लाइंड। ठीक है ना, यानी जो लिखा है बस वहां से ही मीनिंग निकालने पड़ेंगे। हम खुद से नहीं कह सकते यार नहीं नहीं हम ये कहना चाह रहे थे, नहीं, जो लिखा है बस इससे मीनिंग निकलेगा। अगर वो कहना चाह रहे थे तो फिर लिखते भी वही। लिखना किसने था, लॉ, लेजिस्लेटर ने, जो कानून बना रहे थे। कानून कौन बना रहे थे, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल, वहां से कवानीन बन रहे थे ना। तो उस वक्त जो लेजिस्लेटर था, जो कानून लिख रहा था, वहां गौर से, तदब्बुर से उसे कंप्रीहेंसिव करके लिखता। लेकिन अब जब लॉ लिखा गया है तो बस जो लिखा है यही लॉ है। अच्छा जी, हम एक स्टोरी तो अभी हमने पढ़ी है, कौन सी, कामरान एंड नोमान, उसी को हमने, सॉरी, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। पहले तो एक लफ्ज ये समझे, अगर आपने बात पूछ ही ली ना, तो पहले तो हमें पूछना चाहिए था कि सर इसमें क्या डिफरेंस है। बाज़ दफ़ा लॉ के साथ एक्ट लिखा हुआ है और बाज़ दफ़ा ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है। मसलन जिन बच्चों ने टैक्स शुरू किया होगा उन्होंने कल क्लासेस में पढ़ा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। और हम यहां कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें फर्क है। एक्ट हम किसे कहते हैं कि अगर ऐसा कानून जो इन 3 प्रोसेस से गुजरे, कहां से, नेशनल असेंबली से, सेनेट से और प्रेसिडेंट से। पहले नेशनल असेंबली पास करे, फिर सेनेट पास करे, फिर प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर दे। ये जो कानून बनेगा ना, इसके साथ लफ्ज लिखा जाएगा एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल टैक्स एक्ट, ठीक है ना, पार्टनरशिप एक्ट। इसका मतलब है ये पूरा, असल में कानून ऐसे बनना होता है। कानून के बनने का असल तरीका यही है। अच्छा, बाद दफा आप देखते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल हालात हैं, एक गवर्नमेंट की अक्सरियत ही नहीं है, वो कैसे कानून बनाएगी। अब मुल्क का निजाम तो चलाना है, फिर हमने ना इस निजाम को बाईपास कर रखा है। वो क्या है कि प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि प्रेसिडेंट कोई कानून खुद अकेला ही जारी कर दे, इशू कर दे, ठीक है ना।
वो कानून आगे जब हम पहला वाला हिस्सा पढ़ेंगे ना, वहां इसकी तफसील पढ़ेंगे। वो कानून कोई 120 दिन के लिए मुल्क में नाफिज हो जाएगा, फिर 120 दिन के लिए अनदर एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इस तरह कोई कानून बनाया जाए तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। मतलब खुदा ना खास्ता मुल्क में ना कोई इमरजेंसी आ गई है, अचानक हमें किसी एक कानून की जरूरत पड़ गई। अब ये वाला प्रोसेस तो महीनों पर मबनी है ना। पहले असम्बली का इजलास बुलाएं, फिर असम्बली के अंदर जनाब वहां तो चोर चोर के नारे लगते रहेंगे, बाकी काम चलते रहेंगे। वहां एक दूसरे को कोई उसे चोर कह रहा होगा, कोई उसे चोर कह रहा होगा, कोई घड़ियां लेके आया होगा, कोई और कुछ लेके आया होगा, तो एक मुसीबत पड़ी रहेगी। ठीक है ना, कोई लोटे लेके आया होगा, ठीक है ना। तो अब ये तो असम्बली कैसे चलेगी। हमें कानून अभी चाहिए, कल चाहिए, अभी शाम को आज कानून चाहिए। जैसे फर्ज करें ये जो अभी बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, ये पतंग से जो इस बच्चे की शहादत हुई, ये तो पहले भी होते, लेकिन वो क्योंकि कुदरती एक वीडियो बन गई और वो सारा कुछ हो गया तो एक हाइप क्रिएट हो गई। फर्ज करें हमें इमीडिएटली कोई बड़ा सख्त कानून चाहिए इसके ऊपर, क्या करें। अगले 10 मिनट में ऑर्डिनेंस सदर जारी करे, कानून बन गया, खत्म हो गई बात समझ आ रही ना। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऐसे ऑर्डिनेंस आएगा और जो कानून पूरा बन जाएगा, पूरा प्रोसेस अप्लाई हो गया, एक्ट बन गया। अब ये हमेशा के लिए बन गया जब तक हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर बाद में एक्ट बनाना चाहें तो बन सकता है, ठीक है ना, बाद में बनाना चाहें तो बन सकता है जी। ये हम पहले 3 चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, वहां ये सारी बातें हमने पढ़नी भी है, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है ये बातें कि कानून बनता कैसे है। क्या पहले नेशनल असेंबली पास करेगी या कभी पहले सेनेट पास कर दे और नेशनल असेंबली बाद में कर दे, ये सारी बातें वहां पर पढ़ रहे होंगे। जी, जब कानून बन गया तो उसकी तो हैसियत तो एक ही है, पनिशमेंट सेम मिलेगी। अच्छा, अब अगर पूरा कानून बन गया ना, या ऑर्डिनेंस भी बना, तो हमारा एक और, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक और हमारा उसके अंदर एक ट्रेडिशन है कि हम जिस साल में वो कानून बना होता है ना, उसको उसके नाम के साथ ही लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी इनिशियली ये लॉ 1872 में नाफिज हुआ, बाद में अमेंडमेंट आती जाएंगी, फिर नहीं चेंज करेंगे, छोटी मोटी अमेंडमेंट से नहीं। एक है हम कहें नहीं यार ये सारा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेकार हो गया, हमें एक नया एक्ट लाना है, फर्ज किया हम अब लाएं, तो उसका नाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020। अगर अब लाएंगे तो ठीक है ना, नाम ऐसे साथ लग जाएगा। लॉ, जब भी कोई लॉ बनता है तो हम उसका कोई एक नाम रखते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका एक नाम रखते हैं ना, उसकी कोई एक डेट ऑफ बर्थ होती है। ये इसी तरह ये इस लॉ का नाम है और ये इसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है, इसके साथ ही अटैच हो जाता है। कल आपने क्लासेस में सुना होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑर्डिनेंस, और हो सकता है साथ ही क्लास में टीचर ने बोला सेल टैक्स एक्ट 1990 एक्ट, ठीक है ना। तो कुछ चीजें एक्ट की तरह में, जब पूरा प्रोसेस हम एक दफा कर लेंगे तो दैट बिकम्स एक्ट। अच्छा जनाब, एक स्टोरी हमने टेकअप की थी, कौन सी, कामरान एंड नोमान वाली। इन्होंने आपस में घर जो है एक दूसरे को देने की बात की थी। कामरान ने नोमान को एक ऑफर करवाई थी। अब हम एक और छोटी सी एक स्टोरी ऐड करने लगे। इस बंदे का नाम क्या है, रमला, और इसका नाम क्या है, कमला, ठीक है ना जी। तो रमला ने, इसका नाम कमला क्यों रखा बताता हूं मैं अभी। रमला जी ने कमला से कहा कि यार मुझे कुछ लोन दे दो। अब जो बंदा आज के दौर में किसी को लोन दे दे कमला ही हुआ ना, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, कमला। रमला ने लोन मांगा, कमला ने उसको लोन दे दिया। वो लोन किसी और तरह का लोन दे रहा है, उसने तो हमें कमला किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जब लोन पे करने की बारी आई
तो ये वैसे ही कर रहा है जैसे पाकिस्तान करता है। अब पैसे है नहीं है, लोन दे नहीं रहा, वो फोन करता है, फोन नहीं सुनता, बस जैसे फ्रॉड ये करते हैं वो सारा काम कर रहा है। कौन कर रहा है? रमला। आखिर कमला जी जो है ना बेचारे तंग पड़ जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई, एक तो मैंने इसे पैसे दिए, इसके काम आया, और ये मेरे पैसे नहीं वापस कर। आखिर एक दिन कमला जी तंग आकर उसको एक फाइनल मैसेज भेजते हैं, आई विल सू यू टू रिकवर माई लोन। आई विल सू यू का मतलब है मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें अदालत लेके जा रहा हूं, तुम्हारे से मुलाकात अब अदालत में होगी अपने पैसे रिकवर करने के लिए। जब ये मैसेज रमला ने पढ़ा तो उसने कहा यार ये तो काम खराब है। उसने रिवर्स में इसे एक मैसेज भेजा, उसने कहा यार मेरी बात सुनो, तुम रुक जाओ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे 6 महीने बाद दे दूंगा और एडिशनली 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा दूंगा, ये जो मैंने लेट किया और 6 महीने और लेट होगा उसका मैं आपको फाइन 50,000 रुपया फर्दर पे करूंगा। इफ यू डू नॉट सू मी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ आई विल पे एडिशनल ₹50,000। जी बिल्कुल इंटरेस्ट ही है, डेफिनेटली पैसे के ऊपर जो भी लिया जाएगा वो सूद ही है। लेकिन अब सुबह सुबह हमने सूद हलाल है कि हराम है उधर नहीं अभी जाना, ठीक है ना, मेहरबानी आपकी। सूद हराम ही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई हल्का व्यू रखता हूं, लेकिन हमारा टाइम उधर लग जाएगा। इफ यू डू नॉट सू मी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ आई विल पे एडिशनल ₹50,000। ये क्या है? ये क्या है? ऑफर, ठीक है ना। किसी बात को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करना क्या बन गया? रमला क्या बन गया? ऑफरर बन गया। कमला क्या बन गया? ऑफरी बन गया। उधर ऑफरर कौन है? कामरान। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ठीक है ना। तो देखें मैंने ऑफरर के लिए येलो कलर लिखा हुआ है, कामरान का भी और रमला का भी, और ऑफरी के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया हुआ, नोमान के लिए भी कामरान। अब जरा गौर करें, वो जो पहली वाली एग्जांपल थी ना उसमें कामरान क्या कर रहा था? कामरान नोमान को ऑफर करवा रहा था, तो वो ऑफरर हो गया, और इधर ऑफरर रमला हो गया। वो ऑफर किस नेचर की थी? कुछ करने को कहा जा रहा था। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। एक्ट था, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्ट, टू डू समथिंग। यहां जो ऑफरर था वो ऑफरी को क्या ऑफर करवा रहा था? टू डू समथिंग, कुछ करने को कह रहा था कि यार आपने घर खरीदना, आपने मोबाइल खरीदना, आपने लैपटॉप खरीदना। लेकिन अगर उस एग्जाम्पल में हम आए तो रमला ने जो ऑफर करवाई है वो उसको कुछ करने को कह रहा है, वो उसे कुछ करने को कह रहा है, नहीं कुछ ना करने को कह रहा है। ना करने को लॉ में क्या कहते हैं? एब्स्टिनेंस, नेगेटिव एक्ट, कुछ ना करना। इफ यू डू नॉट सू मी, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। उधर कुछ करने को कहा जा रहा था, इधर कुछ। अब जब भी हम ऑफर करवाएंगे तो इसके यही 2 रुख हो सकते हैं, या तो हम कुछ करने को कह रहे होंगे या कुछ ना करने को कह रहे होंगे। आप कुछ करने की ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ ना करने की ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यार अगर आप मेरे साथ काम करें तो फिर आपने कहीं और जॉब नहीं करनी, एब्स्टिनेंस, ठीक है ना। यही 2 रुख हो सकते थे। अब लॉ ने, क्योंकि मैं भी जैसे कह रहा हूं, लेजिस्लेटर जब लॉ बनाता है वो कोशिश करता है उसे बड़ा ही कंप्रीहेंसिव बनाया जाए, क्योंकि अगर लॉ को कंप्रीहेंसिव नहीं बनाएंगे तो जब लॉ अप्लाई होगा ना अवाम पे, क्योंकि अवाम तो लार्ज तादाद में होगी, लेजिस्लेटर तो थोड़े से लोग होंगे ना, वो अपने गौर व फिक्र करेंगे, अपना तदब्बुर करेंगे, अपनी कलेक्टिव विजडम डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें
तो ये लॉ 25 करोड़ आबादी पर अप्लाई होगा। अब 25 करोड़ ब्रेन इसकी बखिए उधेड़ेंगे, तो जरा भी लॉ में कहीं झोल रह गया ना तो ये बाहर आ जाएगा फौरी तौर पे। जैसे वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात आते हैं, मैंने कल टैक्स की क्लास में बात की थी, आपसे भी करता हूं, तो वो आपने सुन भी रखे होंगे, नहीं सुन रखे तो चले मैं सुनाता हूं कि वो जो लॉ की बारीकियां जिसको हम कह रहे हैं कि अगर लॉ ठीक तरह ड्राफ्ट नहीं होगा तो फिर लॉ के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। एक मुकदमे में कायदे आज़म जो है वो एक मुकदमा हार गए और उनके जो क्लाइंट थे उन्हें सजाए मौत हो गई। तो उस वक़्त सजाए मौत देने के लिए जज जो अल्फाज लिखा करते थे, लिखते थे हैंग हिम, और बस सबको समझ आता था कि हैंग हिम का मतलब क्या है, सजाए मौत हो गई। तो कायदे आज़म के उस केस में जब उन्होंने लिखा हैंग हिम, तो जिस दिन सजाए मौत होनी थी कायदे आज़म वकील को अलाउड होता है, वो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा यार क्या ऑर्डर आया है? कहा जी आया है जी फांसी दे दे। उन्होंने कहा नहीं क्या लिखा है? कहा जी लिखा है जी हैंग हिम। कहा ठीक है इसे टांगों से हैंग कर दो। अब ये कानून की दुनिया में एक एटमी धमाका हो गया था, वो फांसी की सजा रुक गई और सारा कुछ पड़ गया। क्यों? लॉ तो अल्फाज से चलना है ना, लॉ को अमेंड करना पड़ा। इस बंदे की तो जान छूट गई। अब दोबारा वही सारा प्रोसेस हुआ, लेजिस्लेशन का प्रोसेस हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये तो काम खराब है, ये तो इसमें से इन्होंने लूप होल निकाल लिया है। फिर उन्होंने चेंज किया उस अल्फाज को, उन्होंने कहा हैंग हिम फ्रॉम नेक। अब फिर ऐसी फांसियां होना शुरू हो गई। वो बाद दफा अल्लाह ताला कोई ऐसे ना फिल्मों ड्रामों की तरह कोई काम हो रहा होता है। फिर कुछ अरसा गुजरा, कायदे आज़म में एक और मुकदमे में एक मुकदमा हारे, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फिर पहुंच गए वहां पर। उन्होंने कहा कि ये क्या ऑर्डर है? उन्होंने कहा जी हैंग हिम फ्रॉम नेक, मतलब सजाए मौत। उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा है सजाए मौत? आप इसे हैंग करें, मैं नीचे से पकड़ के रखूंगा। समझ आ रही है? लॉ ने अल्फाज से चलना है। ये दूसरा एटमी धमाका था जो हुआ। अब आज लिखा जाता है हैंग हिम फ्रॉम नेक टिल डेथ। ऐसे लॉ आहिस्ता 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 इंप्रूव होता है। और ये अल्लाह खैर आफियत रखे, ये आप भी ये काम कर रहे होंगे। जब आप सेल टैक्स एक्ट पढ़ते हैं ना, सेल टैक्स एक्ट में एक सेक्शन आता है 73। ये इस नाचीज की वजह से 2 दफा चेंज हो चुका है। जब कभी इनकम टैक्स में जो बच्चे मेरे पास इनकम टैक्स पढ़े, जब वहां पहुंचेंगे मैं बताऊंगा एग्जैक्टली जैसे ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाली बात बता रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसे ही 2 दफा 2-2.5 सालों के दरमियान में इस सेक्शन को मैंने चैलेंज किया और ये सेक्शन बदलना पड़ा गवर्नमेंट को, बिकॉज वहां अल्फाज उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं कर रखे थे। यही आर्ट सीखने के लिए आप यहां बैठे हैं। लॉ, वो जो मैंने कल एक जुमला बोला था ना कि लॉ पढ़ना आपकी हॉबी बन जाएगा अगर आप लॉ को सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। और अगर सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे बस याद करना है पास होना है, बस याद करना है पास, फिर आप लॉ का वो फ्लेवर ही एंजॉय नहीं करेंगे। अच्छा जनाब, 2 बातें आ गई, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा जनाब, असल में हम क्या करने जा रहे हैं, ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़नी थी। तो लॉ ने इसको कैसे लिखा है उसके लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल पीछे ऐड किए हैं। क्या जी? When a person signifies to another, when a person signifies to another his willingness, क्या willingness? To do something, यानी नोमान और कामरान और नोमान वाली बात, और not to do something, रमला एंड कमला, to obtain the assent of another person, he is making an offer. When a person signifies to another his willingness to do something or not to do something, to obtain the assent of another person, he is making an offer. यानी कामरान ने इसकी मर्जी, इसकी रजामंदी हासिल करना चाहिए, कौन किसकी? टू डू समथिंग। वेयर एज रमला ने इसकी रजामंदी हासिल करना चाहिए नॉट टू डू समथिंग, if you do not sue me for next 6 months। बात समझ आ गई ना? तो ऑफर की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, when a person signifies to another
his willingness to do something or not to do something to obtain the assent of another person. He is making an offer. अच्छा जनाब, अब जरा लॉ के कुछ बुनियादी बातें, कुछ बैकग्राउंड की कुछ बातें करते हैं. एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोमिस. When the person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be, will you purchase my house for rupees 10 million? उसने कहा yes, I am willing to purchase your house for rupees 10 million. तो क्या बन गया? Promise. और क्या लिखा हुआ है? A proposal when accepted become promise. A proposal when accepted become promise. इसका मतलब है दो चीजें आ गई. एक प्रपोजल थी, एक उसमें एक्सेप्टेंस आ गई. अगर ये दो चीजें इकट्ठी हो जाएं तो टेक्निकली इसका नाम क्या हो गया है? प्रॉमिस हो गया. अच्छा जी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक लफ्ज एग्रीमेंट. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an. वो कहते हैं अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी आ जाए, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन एक्सचेंज. फिलहाल आप ऐसे समझे पैसे. विल यू परचेज माई हाउस फॉर रुपीज 10 million. 10 million क्या आ गया? कंसिडरेशन. वो कहते हैं अगर इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो जाए, प्रॉमिस का तो मतलब था ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लेकिन इस ऑफर और एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन भी शामिल हो, तो फिर ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया. टेक्निकली अब हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट. और अगर एग्रीमेंट में एक चीज और ऐड कर दें, एनफोर्सेबिलिटी, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? असल में तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है ना. हम तो क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. हम तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने आए ना, लेकिन उसके पीछे से शुरू होगी बात. पहले कोई चीज प्रॉमिस बन सकती है, फिर वो एग्रीमेंट बन सकती है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है. कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब हम एग्रीमेंट करते हुए हम दोनों पार्टीज की इंटेंशन क्या हो? एनफोर्सेबिलिटी की. क्या मतलब? कि अगर एक आदमी अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो दूसरे आदमी को इख्तियार है कि वो अदालत चला जाए. दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबिलिटी. और अगर ये इंटेंशन नहीं है हमारी, ठीक है ना, अगर ये इंटेंशन नहीं है तो फिर इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट, अगर कोई बंदा अपना एग्रीमेंट तोड़ रहा है तो आप अदालत नहीं जा सकते. अदालत का दरवाजा आप जब भी खटखटा सकते हैं जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया. और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज. इसके लिए जरूरी है जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दे अंडरस्टैंड कि यार अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये अदालत जाएगा. कहा ठीक है भाई, then it becomes contract. An agreement enforceable by law is contract. अच्छा, एक बंदा ना दूसरे बंदे को गाड़ी सेल कर रहा है, तो कहता है यार भाई गाड़ी मैंने आपको बेच दी, 70 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी, लेकिन 2 महीने बाद आप आना, 2 महीने बाद हम गाड़ी देंगे आपको. लेकिन यार एक बात याद रखो, अगर इस 2 महीने में मेरा मूड बदल गया तो आप अदालत नहीं जा सकते. कहते ठीक है जनाब. ये क्या है? एग्रीमेंट है. अब अगर वो गाड़ी नहीं दे रहा तो आप अदालत नहीं जाते. हाँ, वो जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स है ना, उसमें हमें एग्रीमेंट को भी पूरा करना चाहिए, अपनी जबान पूरी करनी चाहिए. लेकिन कानून मुझे हेल्प नहीं कर रहा, लॉ मुझे हेल्प नहीं कर रहा. जज साहब मेरे अगेंस्ट फैसला नहीं दे सकते, बिकॉज जब मैं इसके साथ डील कर रहा था मैंने एग्रीमेंट किया है. लेकिन अगर दोनों पार्टीज को पता है कि यार अगर हम ये पूरी नहीं करेंगे बात, तो दूसरी पार्टी का राइट होगा वो कहां चला जाए? अदालत चला जाए. तो क्या ऐड हो गया?
इन्फोर्सेबिलिटी आती है, ठीक है ना। अब जरा गौर करें, अगर हम ऐसे देखें तो तीन बातें हमने पढ़ी। अगर सिर्फ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस हो रही है तो प्रॉमिस है, यानी कंसिडरेशन कोई नहीं है। आपने अपने दोस्त को कहा यार कल चाय मेरी तरफ पी लेना, उसने कहा ठीक है, ऑफर करवाई चाय पी लेना, उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बना? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों बना, एग्रीमेंट क्यों नहीं बना? कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, पैसे इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ आ रही है? पैसे भी आ गए बीच में, एग्रीमेंट आ गया, एनफोर्सेबिलिटी भी आ गई, इसका मतलब है एक ही बात प्रॉमिस भी हो सकती है, एग्रीमेंट भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अगर सारे इंग्रेडिएंट पूरे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी की इंटेंशन मौजूद हो तो फिर क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नहीं, अभी बात करते हैं, अभी थोड़ा सा और एक रुके, वैसे अभी मैं इसका जवाब दे दूं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, टॉम प्रॉमिस टू सेल द कार टू जेरी, जेरीज पेमेंट सर्व एज कंसिडरेशन फॉर टॉम। और अगर हम जेरी के शूज में आए तो जेरी प्रॉमिस टू पे ₹500 टू टॉम, टॉम्स कार सर्व एज कंसिडरेशन टू। अच्छा वापस आ जाए, इसकी बजाय वही चले जाए, कामरान एंड नोमान वाली, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। तो जो सामने वाला बंदा है और एक ये बंदा है, दो लोग आगे ना। अब कंसिडरेशन किसको कह रहे हैं? कंसिडरेशन किसको कह रहे हैं? ये जो एग्जांपल थी हमारी, अगर हम इसको जरा गौर करें तो कामरान के लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे, 10 मिलियन। और अगर नोमान के शू में आए, हाउस इज द कंसिडरेशन। इसका मतलब है दोनों पार्टीज के एंगल से कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। एक बंदे के लिए पैसे कंसिडरेशन है तो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, जब ये सारा काम हमें समझ आ गया, हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसको कहते हैं? ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, ठीक है ना। और अगर उसमें एनफोर्सेबिलिटी भी डाल दें तो फिर क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, एनफोर्सेबिलिटी का जरा कुछ बातें देखते हैं, क्या चीज एनफोर्सेबल है और क्या चीज एनफोर्सेबल। अगर कोई दो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, भले उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, वो कहता है जी मुर्दा लाए मैं जिंदा कर दूंगा, 1 करोड़ रुपया दे। बात समझ आ रही है? तो क्या अब मुर्दा भी मौजूद है और पैसे भी मौजूद हैं, तो क्या अब अगर मुर्दा जिंदा नहीं हो रहा तो हम अदालत जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? आप ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वरना तो रोज अदालत में जाके लोग बैठेंगे, जज साहब ये मुर्दा जिंदा नहीं कर रहा, ठीक है ना। दूसरी बात आ गई, अगर सब्जेक्ट मैटर या कंसिडरेशन इलीगल है, वो कहता है यार ये 1 करोड़ रुपया पकड़ो, ये बंदे की तस्वीर और एड्रेस है, कल इसकी लाश चाहिए। कंसिडरेशन मौजूद है ना, लेकिन जो काम आप करवा रहे हैं वो तो इलीगल है। अब आप जनाब, उसने 1 करोड़ रुपया पकड़ लिया, अब लाश आ नहीं रही, अब कहेंगे जनाब जज साहब ये लाश नहीं दे रहा मुझे। बात समझ आ रही है? इसीलिए लाने का नहीं यार माफ कर दें, ये वाली बात भी ठीक नहीं है। या कोई ड्रग सेल करने वाले ने, उसने कहा यार मैं आपको 1 करोड़ रुपए के ड्रग दूंगा, आप पैसे एडवांस दे दो। अब एडवांस दे दिए, ड्रग दे नहीं रहा, तो अब अदालत में जाके क्या कहेंगे कि जज साहब इससे कहें मेरी ड्रग दे दे, इसने पैसे पकड़े हुए हैं। ये भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ, ठीक है ना।
इसका मतलब है अगर कोई चीज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है वो भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है वो भी एनफोर्सेबल नहीं है। हाँ, क्या चीज इन्फोर्सेबल है? अगर इन दो के अलावा कोई बातें हैं और उस वक्त इंटेंशन दोनों लोगों की क्या थी? टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन का मतलब है अगर मैं वायलेट करूंगा तो आप अदालत जाएंगे, और अगर आप वायलेट करेंगे तो मैं अदालत जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? लीगल इंटेंशन। नहीं, मसलन जब अदालत में मसला जाएगा तो वहां तो बखिए उधेड़ने हैं ना वकीलों ने सारी बातों के। किस ट्रांजैक्शन के जरिए? साबित करना पड़ेगा ना वो तो। अच्छा, अभी अभी एक दो दिन और रुक जाओ, ये वाले सवाल मैं लूंगा आपके, थोड़ा सा मुझे लॉ की बेस बनाने तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। अभी अभी होल्ड कर लिया आपने इसको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। अमूमी तौर पर एग्रीमेंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं यार सोशल नेचर के एग्रीमेंट, या डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट, या रिलीजियस नेचर के। सोशल मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि यार कल मेरी तरफ डिनर कर ले, कल चाय पे आ जाए, ये सोशल नेचर के हैं। डोमेस्टिक नेचर के हैं हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, माँ बाप आपस में कोई वादा कर रहे हैं, तुम इस दफा बी लॉ का पेपर निकाल के दिखाओ तो तुम्हें फोन लेके देंगे, 4 पेपर रखे हैं, चारों पास करके दो, ठीक है ना। ये कौन से एग्रीमेंट्स हैं? डोमेस्टिक नेचर के हैं। और रिलीजियस नेचर के भी हो सकते हैं कि मैं आपको डोनेशन दूंगा, अच्छा यार आप मेरे साथ सह रोजे पर चलें, ये जो रिलीजियस और इस तरह की नेचर के हैं। वो कहते हैं यार ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इसके मुकाबले में है कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। उन तीन को निकालकर बाकी सारे क्या है? कमर्शियल। अब उसूल क्या है? लॉ इसको देखता कैसे है? वो कहता है यार ये जो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर आप इन्हें लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट भी बोलें, वो कहता है हमने अज्यूम कर रखा है, लॉ ने पहले ही अज्यूम कर रखा है कि नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कि अगर किसी ने डोमेस्टिक किसी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई वादा कर लिया तो ये मुराद नहीं थी कि अगर वो अब वादा पूरा नहीं कर रहा तो दूसरा बंदा अदालत चला जाए। सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस। लॉ कहता है यार हमारी बेसिक अजम्पशन क्या है? नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। इसका मतलब है ये अदालत में नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा अनलेस, सिवाय इसके स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। जब डोमेस्टिक प्रॉमिस हो रहा था उस वक्त हमने एग्री किया कि नहीं अगर तुमने वादा पूरा ना किया फिर मैं अदालत चला जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप चले जाए। अब इंटेंशन क्रिएट हो गई। कोई रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था लेकिन हमने स्पेसिफिकली ऐड किया कि अगर आपने बात पूरी ना की तो मैं अदालत जाऊंगा। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। इसको कहते हैं अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। इसका मतलब है बाय नेचर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं स्पेसिफिकली एग्री करके। किस पर एग्री करके? लीगल इंटेंशन पर एग्री करके। ये बात समझ आ गई? क्लियर है बात? अच्छा जनाब, कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट, उन तीन के अलावा बाकी सबको क्या कह रहे हैं हम? कमर्शियल नेचर। इसमें उसूल क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वो कहते हैं भाई हमेशा ही लॉ ने अज्यूम कर रखा है कि आपकी इंटेंशन क्या है? लीगल। आप हफीज सेंटर में एक मोबाइल खरीदने चले गए, आपने पैसे दिए, ये आपस में पूछा नहीं कि मैं अदालत जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। वो कहते नहीं नहीं जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्या है? इंटेंशन मौजूद है। जैसे मैं कहता हूं ना, मैंने ये लिखा जी 5000, ये फिगर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे पता है हमें? बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट सारे कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन मौजूद है।
अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। क्या एग्रीड अपॉन? के इंटेंशन नहीं है। आपने एक बंदे ने ना गाड़ी सेल के लिए लगाई हुई थी। आप गए, आपने कहा अच्छा जी चलो गाड़ी का सौदा हो गया, आपने कहा लो जी 10 लाख रुपए एडवांस लो, मैं 2-3 दिन में पेमेंट लेकर आपसे आके गाड़ी ले जाता हूं। जब आप 10 लाख देकर वापस आए, 2-3 दिन बाद गए, उसने कहा नहीं हमारा इरादा बदल गया, गाड़ी बेचनी नहीं है। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्या सोशल है? क्या डोमेस्टिक है? क्या रिलीजियस है? नहीं, इसका मतलब है कमर्शियल है। कमर्शियल है तो ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हमारी लीगल इंटेंशन है। लीगल इंटेंशन मौजूद थी। आप अदालत जाएं, अदालत आपको गाड़ी लेके दे। लेकिन अगर उसी वक्त वो बंदा ये बोल दे कि देखो भाई अब तुम 3 दिन बाद आओगे, अगर 3 दिन तक मेरा कोई मूड बदल गया तो मैं पाबंद नहीं हूं, तुम मुझे अदालत नहीं लेके जा सकते, अनलेस स्पेसिफिकली। यहां क्या एग्री करना है कि वी डोंट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लेकिन अगर आप खामोश हैं तो फिर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यहां एक्सक्लूड करने की जरूरत है अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो, यहां इंक्लूड करने की जरूरत है अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। यह फर्क समझ आ रहा है आप सबको? इन दोनों बातों में यह वाला फर्क नजर आ रहा है? अगर सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एग्रीड अपॉन करना पड़ेगा कि वी हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लेकिन अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो वो बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है। मसलन आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलेज का और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कॉलेज चाहता है कि नहीं यार ये हमारे ऊपर लीगल पाबंदी नहीं है, अब हम किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, उसके पैसे वापस करें, तो फिर एग्रीड अपॉन करना पड़ेगा कि वी डोंट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जनाब, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टी की दावत दी और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हस्बैंड ने वाइफ को गोल्ड रिंग देने की बात की, उसने जाहिर एक्सेप्ट ही कर लेनी थी। अच्छा, एक्स ने वाई को एम को एक डोनेशन देने का वादा किया, या ये आपस में मोबाइल सेल करने का। चारों बातें मैंने कर दी। पहले वाला कौन सा रिलेशन है? सोशल नेचर का रिलेशन है, तो ये सोशल एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरा डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहलाएगा, तीसरा रिलीजियस एग्रीमेंट कहलाएगा, और चौथा कमर्शियल एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब अगर इसमें इंटेंशन है नहीं है, वो सारी बातों के साथ हमें समझ आ गई कि भाई ये एग्रीमेंट बना या नहीं। क्लियर होगी बात जी? पढ़ें जनाब, क्या लिखा हुआ है? Adil invited Babar on a dinner at his home. Babar accepted the invitation. It is a social agreement. If Adil failed to serve dinner to Babar, then Babar cannot go to court for enforcing the agreement. And similarly, if Babar did not come, Adil cannot go to court for enforcing the दोनों पार्टी के पास, क्योंकि कौन सा एग्रीमेंट है ये? सोशल नेचर का एग्रीमेंट है। हां, अगर ये एग्रीमेंट करते हुए आपस में तय कर लेते कि ये हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो फिर अगर वो ना आता डिनर पर तो ये अदालत जाता कि भाई ये नहीं आया, मेरा इतना नुकसान हुआ, वो पूरा करवा दे। ऐसा हो सकता था। बात समझ आ रही ना? ये वाली बात पढ़ रहे थे हम पीछे कि जो डोमेस्टिक नेचर के, सोशल नेचर के, रिलीजियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। Adil invited Babar on a dinner at some. Babar accepted the invitation and it is agreed upon that they have legal intention to enforce the agreement. अब क्या बन गया ये? Enforceable by law हो गया ना, क्योंकि they have created legal relation. क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इट इज अ
सोशल एग्रीमेंट विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया. इफ अदील फेल्स टू सर्व डिनर टू बाबर देन बाबर कैन गो टू द कोर्ट फॉर रिसोर्सेज एग्रीमेंट. सिमिलरली बाबर डिड नॉट. वही दोनों के पास इख्तियार आ गया. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा दोनों के पास इख्तियार आ जाएगा कि अगर एक पार्टी उसको पूरा नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है. अब आपने करना क्या है जी, जरा लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, ये लॉ ऐसे चलता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता परत लॉ की खुलती जाएंगी. हम अभी एक बात एक इनिशियल लेवल पे कर रहे होंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो उसकी तफसील आ जाएगी, थोड़ा और आगे चलेंगे तो उसकी और डिटेल आ जाएगी. तो बात दफा होगा कि जाहिर है आप इंसान हैं, आपका ब्रेन प्रोसेस करके अगली बात पूछ रहा होगा. जैसे अभी इस बच्चे ने बात पूछी थी कि सर क्या इसका लिखा होना जरूरी है. अब ये बात अभी अगले लेक्चर में आ ही रही है, कल के लेक्चर में आ ही रही है. फिर हो सकता है कल का लेक्चर सुनने के बाद फिर आपके ध्यान में एक सवाल हो तो पता लगे वो शायद अभी अगले चैप्टर में बात आ रही, क्योंकि लॉ ऐसे ही ईंट के साथ ईंट जुड़ते जुड़ते इमारत तामीर करता है. अब वो जो कल भी हमने बात की थी कि सारा आर्ट किस में छुपा हुआ है. सारा आर्ट इसमें छुपा हुआ है कि यार अगर आप जो कुछ हमने पढ़ा है एज इट इज यहीं से स्लाइड से ही भले याद कर लें, कोई भी किताब यूज ना करें, कुछ ना यूज करें, बस यहां से भी याद करना है तो 100% आपका काम हो जाएगा. या यही अल्फाज किताब में लिखे हुए हैं वहां से जाके याद कर लें, ओके फाइन. सिर्फ घर जाकर जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ना सारा दिन बैठ के फेसबुक को, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को, आप सिर्फ इसे पढ़ने की नीयत से ना बैठें घर पे. ये जो मैंने आपको सॉफ्ट में डाटा दिया इसका मकसद ही यही है. आप घर में किसी भी 5 मिनट के लिए इसको बस एक दफ़ा खोल के स्क्रॉल कर लें. याद मैं आपको खुद करा लूंगा, मैंने कल भी ये लफ्ज़ बोला था. बिकॉज हमने इस सारे कोर्स को प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ है. ऐसे नहीं है कि हम पढ़ाने आए हैं जो मेरे दिमाग में बात आएगी बोल दूंगा, जो रह गई, ऐसे नहीं पढ़ा रहे. पहले इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है. अब फ़ायदा क्या होगा, जब हम कल आएंगे ना हम ये सारी बातें रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि ये आज हमने जो बात 40 मिनट में पढ़ी है कल हमें 4 मिनट लगेंगे ये रिवाइज हो जाएगी. जब तक हमने ये चैप्टर खत्म नहीं कर लेना ना, हमने चैप्टर का आगाज रोजाना यहां से ही करना है, तो याद इसने खुद ही हो जाना है. इंसानी ब्रेन, वो जो कल मैंने एक बात कही थी कि अब माइंड साइंसेस की टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे. ब्रेन के रिटेन करने की सबसे ज्यादा सलाहियत होती है किसी चीज को विजुअली देखकर. इसीलिए आप देखें ये पता नहीं किसने निज़ाम तालीम ऐसे बना दिया, किसने तालीम को इस डगर पे डाल दिया कि आप नोट्स बनाएंगे, रटे लगाएंगे. आपको पता नहीं कितने टेराबाइट डाटा याद है आपकी मेमोरी में. एक पढ़ाई को छोड़कर मुझे कोई एक बात बताएं जो आपने कभी जिंदगी में याद की हो, जिसके नोट्स बनाए हो. क्या अपने दोस्तों के नाम याद करते हैं? आप नोट्स बनाते हैं? आप में से कई लोग पहली दफा लाहौर आए जब आप पढ़ने के लिए आए, तो क्या आते ही आपने नोट्स बनाए, रस्तों के नोट्स बनाए, याद किया बैठ के? जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो किताब पेंसिल साथ लेके जाते हैं, हाइलाइटर साथ लेके जाते हैं. इश्क मुर्शद जब देख रहे होते हैं तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे होते हैं? नहीं बैठे होते ना. लेकिन आपको एक एक डायलॉग याद है, बिकॉज अल्लाह ने ब्रेन बनाया ही ऐसे. ब्रेन जो देखेगा वो कैप्चर होता जाएगा, वो कैप्चर होता जाएगा. इसलिए इतना याद करने की कोई टेंशन ना ले. ये जब आप रोज विजुअली चीजें देख रहे होंगे, ये 2-3 दिन में सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो हमारे वसाइल कम हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे चल रही हैं. एक वक्त आएगा शायद आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद चीजें ऐसे हो जाएंगी कि ये जो कुछ हम पढ़ा रहे थे ना, इसकी एक वीडियो बना के आपको दिखा दी जाती, ड्रामेटाइज करके. क्या कहते जी आज मैं चैप्टर 2 की फिल्म देखने जा रहा, तो ये फिल्म की तरह याद हो जाती. आपको कितने गाने याद हैं, कितनी नातें याद हैं, कितनी, इनमें से कोई चीज आपने कभी याद नहीं की है, ये बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगी चीजें. सिर्फ इसे उस इंटरेस्ट से देखना है जिस इंटरेस्ट से आप इश्क मुर्शद देख रहे हैं, ठीक है ना. उस माइंडसेट से आपने आना है,
ये चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।